हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी में स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए सीटर सेकंड पेपर साइंस से एक टॉपिक लेकर आई हूं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, आई थिंक परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार क्या हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे तो मैं जो आप लोगों के लिए आई थिंक सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आई थिंक पॉइंट लेकर आई हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ ओवर नहीं लेकर आई हूँ। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, जो हमेशा आए हुए हैं, आई थिंक आते रहते हैं, मैं वही लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक, चलिए देखते हैं परिसंचरण तंत्र, आई थिंक सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए, आई थिंक एंड हार्मोन हो गए, इनका संवहन करना होता है। ठीक है आगे देखेंगे। आगे इसमें कहा है कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम किन आई थिंक निम्नलिखित अंगों का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम किन किन अंगों का अध्ययन करते हैं। तो पहला ब्लड हो गया, आई थिंक रुधिर। दूसरा हो गया हार्ट। तीसरा हो गया आर्टरी। चौथा हो गया वेन। पांचवा हो गया लिम्फ। हम इतने अंगों का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, एंड पहला है ब्लड। तो जो ब्लड होता है ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्लड होता है वो कैसा ऊतक होता है। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ठीक है, आप लोग देखिए गज जरूर। ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मतलब जितना मैं लेकर आई हूँ इससे ही पूछा जाता है। इसे आगे घुमा कर पूछ लेगा वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन और ज़्यादा ओवर नहीं पूछता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह फेफड़ों से सभी कोशिकाओं तक O2 पहुंचाता है एंड CO2 को बाहर निकालता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि जो आई थिंक रुधिर होता है जो ये फेफड़ों से सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना इसका कार्य होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। ठीक है, एंड अगला है, रुधिर का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो रुधिर होता है, आई थिंक ब्लड जो होता है, उसका रंग कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, इस कारण हीमोग्लोबिन रेड होता है। ठीक है, और अगला है, रुधिर का पीएच मान जो होता है वो 7.4 एंड हल्का क्षार होता है। ठीक है, तो यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है एंड स्वाद में क्या होता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है एंड हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, एंड रुधिर का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है तथा जल से भारी होता है। रुधिर का आयतन एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्वस्थ मनुष्य में रुधिर का आयतन होता है वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर तक होता है। ठीक है, और रुधिर का जो 55% भाग होता है वो तरल होता है। ठीक है, और जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। जो तरल वाला भाग होता है, रुधिर का जो तरल वाला भाग होता है, आई थिंक 55% भाग जो रुधिर होता है वो तरल होता है। ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और 45% भाग, जो 45% भाग होता है वो ठोस होता है। ठीक है, जिसे रुधिर कणिकाएं कहते हैं, ब्लड कार्पुसेल्स कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा किसे कहते हैं एंड ब्लड कार्पोसिल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा हम उसे कह देंगे जो तरल होता है। जो रुधिर का भाग तरल होगा उसे हम प्लाज्मा कहेंगे एंड जो ठोस बचेगा उसे हम ब्लड कार्पोसेल्स कह देंगे। ठीक है, रुधिर कणिकाएं कह देंगे। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है वो तरल भाग कितना होता है, वो 55% होता है एंड जो ठोस वाला भाग होता है वो 45% होता है। ठीक है, 45% होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, जो ब्लड कंपोजिशन होता है, रुधिर का जो संवहन होता है,
थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जो ब्लड होता है तो उसका मैं तो आपको पहले बता दी, 55% भाग तरल होता है एंड 45% भाग जो होता है वो ठोस होता है, जिसे रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है, ब्लड कार्पुसल्स बोलती हैं, इसे ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। एंड जो ये 55% भाग है इसमें बहुत सारे आई थिंक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें हो गया 90 से 92% वाटर पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं 90 से 92% जल पाया जाता है और 6 से 7% प्रोटीन होता है, ठीक है। एंड पोषक तत्व जो एंड आई थिंक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। और जो 45% वाला भाग होता है मैं आगे बताती हूँ, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। एंड इसमें क्या कहते हैं हार्मोन्स पाए जाते हैं, स्कंदन पदार्थ भी होते हैं एंड प्रति स्कंदन पदार्थ होते हैं, ठीक है। एंड जो 45% भाग ठोस आई थिंक ब्लड कार्पुसल्स होता है, इसमें क्या क्या होता है तो इसमें नंबर 1 एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी होते हैं, नंबर 2 ल्यूकोसाइट्स जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्पुसल्स, पहला हो गया रेड ब्लड कार्पुसल्स, ठीक है। इतने सारे पाए जाते हैं किसमें वाले में ब्लड कार्प आई थिंक ब्लड कार्पुसल्स में ठोस वाले भाग में, ठीक है, 45% वाले में। एंड तीसरा हो गया थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं जो एरिथ्रोसाइट्स होता है आरबीसी, इससे भी कई बार क्या हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, एंड इसका आकार कैसा होता है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दी कि जो मैं लेकर आई हूँ ये टॉपिक, ये सारी एक एक लाइन इसका इम्पॉर्टेंट है और इससे अलावा कुछ एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है, पूरा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एरिथ्रोसाइट्स होता है आई थिंक आरबीसी होता है, इसका रंग लाल होता है, इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसे लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, मतलब रेड ब्लड कार्पुसल्स इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है, और इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे आरबीसी कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, आरबीसी का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो इसका कार्य होता है O2 तथा कार्बन डाई आई थिंक ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है, ठीक है। मनुष्य के सबसे छोटे आकार की होती है एंड आरबीसी तथा मनुष्य के आरबीसी का आकार उभया अवतल आई थिंक बाई कैनकेव होता है। तो यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो आरबीसी होता है इसका आकार कैसा होता है, ठीक है। तो इसका आकार जो होता है बाई कनकेव होता है, ठीक है, इसका जो आकार होता है तो इसका जो आकार होता है वो बाई कनकेव होता है, उभयावतल आकार का होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आरबीसी जो होता है उसका आकार कैसा होता है। तो जो आरबीसी का आकार होता है वो बाई कनकेव होता है, आई थिंक उभयावतल आकार का होता है। और हाँ, मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक आई थिंक न्यूक्लियस तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, मतलब पाए नहीं जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मनुष्य के आरबीसी में न्यूक्लियस तथा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मनुष्य का आरबीसी होता है इसमें न्यूक्लियस तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही नहीं पाए जाते हैं, दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला एंड अगला आगे है मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो यह इसका जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और 120 दिन के बाद पश्चात जो है आरबीसी अपने कब्र में चली जाती है, आई थिंक स्प्लीन में चली जाती है, ठीक है, स्प्लीन में चली जाती है, ठीक है। और इसे स्प्लीन प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। जो स्प्लीन होता है आई थिंक प्लीहा जो होता है, जो मतलब इसका जीवन काल 120 दिन होता है आरबीसी का, ठीक है। जब इसका 120 दिन जीवन काल इसका पूरा हो जाता है, आई थिंक पूरा हो जाता है एकदम से,
तो क्या कहते हैं, या प्लीहा में चला जाता है, ठीक है? तो प्लीहा में चला जाता है, तो इसलिए इसी कारण से आरबीसी को ना, प्लीहा को हम कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि इसका जब जीवन काल खत्म हो जाता है तो यह एक कब्र में चली जाती है, जिसे आई थिंक प्लीहा, आई थिंक या स्प्लीन कहते हैं। तो इस कारण इस आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, किसे? प्लीहा को, ठीक है? तो स्प्लीन जो होता है, आई थिंक प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है? और यह भी ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं, ठीक है? आई थिंक स्प्लीन को कहते हैं। एंड आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और क्या कहते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ, इसका आकार क्या होता है, तो इसका बाइकैनकेव इसका आकार होता है, ठीक है? किसका? आरबीसी का। और न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है? बस आप लोग इतना ही आरबीसी ध्यान रख लीजिएगा, आरबीसी से आने वाले क्वेश्चंस बस इसी में से आपका मिल जाएगा, ठीक है? और आगे कुछ आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है? डब्ल्यूबीसी देखते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसे श्वेत रंग का होता है, मतलब सफ़ेद रंग का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है? इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इस कारण यह सफ़ेद रंग का होता है। एंड इसका कार्य क्या होता है, यह इसका जो डब्ल्यूबीसी होता है, यह एलर्जी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन रोगों से यह सुरक्षा प्रदान करता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एलर्जी एंड इस इन्फेक्शन से सुरक्षा कौन दिलाता है, कौन सा? आई थिंक डब्ल्यूबीसी की आरबीसी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एलर्जी एंड इन्फेक्शन रोगों से सुरक्षा डब्ल्यूबीसी प्रदान कराता है, ठीक है? और एक स्वस्थ मनुष्य में मतलब इसकी संख्या कितनी होती है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में इसकी संख्या 6000 से 10,000 यम स्क्वायर होती है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वस्थ मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है, तो 10,000, 6000 से 10,000 यम स्क्वायर होती है, ठीक है? आप लोग ध्यान रखिएगा। जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, ये 12 से 13 दिन होता है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 12 से 13 दिन होता है। एंड आरबीसी का कितना जीवन काल होता है, तो आप लोग अगर पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, 120 दिन होता है, ठीक है? एंड डब्ल्यूबीसी में गोलाकार, स्फेरिकल, पिंडाकार एंड लैब सेट तथा घोड़े के नाल के आकार, हॉर्स शू शेप्ड की तरह पाया जाता है, की तरह केंद्रक पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हाँ, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कई आकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो कि हमें मतलब चेंज होते रहते हैं। गोलाकार भी हो सकता है, लैब शेप्ड भी हो सकता है, घोड़े के नाल का हर्सू शेप्ड भी होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से, आई थिंक किसमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बदलता रहता है, न्यूक्लियस का आकार बदलता रहता है, तो डब्ल्यूबीसी हो गया। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है, इसमें जो केंद्रक होता है, इसका आकार बदलता रहता है, ठीक है? कई आकार के पाए जाते हैं, ठीक है? आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जो वो आरबीसी होता है, उसमें केवल एक ही आकार का होता है, और जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें कई आकार के पाए जाते हैं, इसमें बदलता रहता है, ठीक है? तभी तो इसमें गोलाकार भी है, पिंडाकार भी है, एंड घोड़े के नाल के आकार का है, ठीक है? तो इसमें कई तरह के केंद्रक पाए जाते हैं, आई थिंक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक-एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड अगला है थ्रोम्बोसाइट्स, आई थिंक ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है? इसका कार्य जो होता है, रुधिर का थक्का बनाना होता है, आपको तो पता ही होगा प्लेटलेट्स का कार्य है, इसका कार्य रुधिर का थक्का बनाना होता है, तथा इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है? आप लोग ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, जो रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रुधिर का थक्का बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वह हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, ठीक है? एंड इसकी संख्या कितनी होती है, 2 से 3 यम क्यूब होती है, ठीक है? 2 से 3 क्यूब होती है, आई थिंक लाख में होती है। इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल 8 दिन होता है, ठीक है? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केवल डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी आरबीसी में हो गया, प्लेटलेट्स में इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है? एंड इसकी संख्या कितनी हो गई, तो मैंने आगे बता दी, 2 से 3 लाख क्यूब होता है, ठीक है? एंड आगे देखिए, रुधिर का थक्का बनाने वाले आवश्यक पदार्थ, मतलब रुधिर का थक्का बनाने में कौन कौन मदद करता है, तो रुधिर का थक्का बनाने में प्रोटीन हो गया,
एंजाइम हो गया, एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो गया, फाइब्रिनोजन, ये सब क्या कहते हैं, रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, एंड आवश्यक पदार्थ हैं, ठीक है। एंड दूसरा नंबर हो गया विटामिन। विटामिन के जो होता है ये भी रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। तत्व हो गया, आयन हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, ये सभी क्या कहते हैं, रुधिर का थक्का बनाने में आई थिंक भूमिका निभाते हैं, मतलब पदार्थ ही होती हैं ये। ठीक है, तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक, जो कि एक एक लाइन इसका इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, पूरी फुल वीडियो आई थिंक पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन